हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन, इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशन है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल और जो बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के लिए, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टेम्परेचर और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उन सब के बीच में एक रिलेशन बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आपके सामने जो सेल की इक्वेशन है, जो कंप्लीट जो सेल यहाँ पर बनता है उसकी भी इक्वेशन आपके सामने लिखवाई थी। अभी भी आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर ये पूरा पोर्शन अभी भी लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट, यही हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आपको यहाँ तक का पोर्शन लास्ट लेक्चर में मिल गया था। यहाँ तक का पोर्शन आपको वहाँ कंप्लीट करना है और इस लेक्चर में हम लोग अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे कि जैसे अगर मैं रिएक्शन कोसेंट को Q इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इक्वेशन के बेस पर हम लोग ये लिखेंगे कि अगर प्रोडक्ट वाली साइड कंसंट्रेशन ये हो, रिएक्टेंट वाली साइड ये हो और इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो Q ऐसे निकलेगा। तो हम इस इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कंप्लीट सेल के लिए अगर ये पूरा एक रेडॉक्स रिएक्शन का सेल बन जाए, इस पूरे सेल के लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। एक बार मैं नर्स्ट इक्वेशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उन्हें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कहा अगर ये इक्वेशन यूज़ हो, नर्स्ट इक्वेशन अगर यूज़ हो, किसके लिए? नर्स्ट इक्वेशन अगर यूज़ हो हाफ सेल के लिए। हाफ सेल में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी। तो दोनों के दोनों प्रोसेस आ सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन हाफ के लिए यूज़ हो तो इसे लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कोफिशिएंट। ये प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है n, जो भी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होगा 2, 3, और ये रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है m, जो भी रिएक्टेंट का होगा। ठीक है, ये तो हाफ सेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें E को हम लोग बोलते हैं EMF, EMF ऑफ इलेक्ट्रोड। E नोट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। N को हम लोग बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
और बाकी ये जो log Q है ये कंसंट्रेशन का रेशो है। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं फॉर कंप्लीट सेल, या फिर कह सकते हैं फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। तो अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट अपॉन रिडक्शन का कोफिशिएंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का पोटेंशियल। ई नोट सेल का मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं ये आपको हमने सिखा रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की नीड होती है, रिडक्शन का भी और ऑक्सीडेशन का भी। उसके बाद में एन यहाँ पर चेंज इन चार्ज, या फिर ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग रेडॉक्स। रेडॉक्स के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए उसे। और ये है नर्स्ट इक्वेशन। हमारे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में, एक छोटा सा पार्ट कट हो गया था, तो कट होने की वजह से वो पार्ट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर वहाँ पर वो मुश्किल से 35 से लेके 40 सेकंड का पार्ट था, वो कट हो गया था। अगर वहाँ किसी को समझ में ना आया हो तो वो बच्चा यहाँ से भी देख सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी वीडियो स्टॉप करके जो हमारी लास्ट लेक्चर था हमारा, उसे और इसे दोनों को कनेक्ट करके एक साथ अगर देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। हम लोग इसका यूज़ कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर करते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। ओके, तो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की। और जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ
नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो अगर मैं उनमें से कुछ एक को डिस्कस करूं आपके सामने, पहला एप्लीकेशन इसका हो सकता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, या तो ई ऑक्सीडेशन या फिर ई रिडक्शन। इनमें से, इन दोनों में से हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, M कोई एक्वस कंडीशन में मेटल आयन है, इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर n का है तो n इलेक्ट्रॉन ही गेन करने पड़ेंगे, और इसने अपना कर दिया रिडक्शन। पहली बात तो यहाँ पर ये कि यहाँ पर चेंज कितना है, चेंज है यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, प्लस के n। क्या है ये, चेंज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, E इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हुआ रिडक्शन, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे E रिडक्शन इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है, log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन 1 होती है, यूनिटी, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n, ये। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से इस वैल्यू को पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको यहाँ और देखनी है, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा, तो ये 1 वाला फैक्टर इंक्रीज होगा। अगर ये 1 वाला फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये 1 वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। अपॉन वाला फैक्टर इंक्रीज होगा मतलब ये वैल्यू कम होगी, ठीक, ये वैल्यू कम होगी तो पूरी वैल्यू कम होगी, और जब ये पूरी वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम यह कह सकते हैं ऐड करके, इफ़ concentration of E reduction, concentration of, ये कहिए आप लोग, M plus is increase, then E रिडक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। जो E रिडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करके दिखाया, ठीक ऐसे ही आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। दोनों चीज़ हम लोग इक्वली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन तो है ये, और दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड pH ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और pH फाइंड आउट करेंगे, आप नोट करिए।
चलिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा इसके लिए, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसकी पीएच हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे पता लगाएंगे हम लोग उसकी पीएच और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of hydrogen and its pH। तो pH और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, आपको इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला वो यहाँ पर लिखवा सकता हूँ। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं सबसे पहले ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो जो हमारा फॉर्मूला जो हमने आपके सामने लिखवाया था नस्ट इक्वेशन का, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है प्लस के 0.059, ये वैल्यू आएगी प्लस की, इनटू पीएच। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको पता लगाना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तब पता लगा पाएंगे जब हमें क्या दिया हो, पीएच दिया हो। और अगर इसका उल्टा हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो क्या पता लगा सकते हैं, पीएच पता लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें। और अगर हमें निकालना हो रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के 0.059 इंटू पीएच। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे पता लगा सकते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जब वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझा देंगे कि कैसे कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लगाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, log Q इज इक्वल टू करना पड़ेगा log K, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम पर जो EMF है, ई सेल, वो हो जाता है 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी। मतलब जैसे कोई सेल अगर है तो वो चार्ज भी हो रहा है और साथ साथ डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेम टाइम जब होगी तो इक्विलिब्रियम कहलाएगा वो कंडीशन। तो EMF 0 हो जाएगा। EMF 0 होगा तो जो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, इक्वेशन 1 मानिए, और ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करिएगा। 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.95 अपॉन n log K। तो जब इस पूरे वैल्यू को उठाकर आप लोग उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आप लोग इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता लगा सकते हैं स्टूडेंट।
तो ये है आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, ये है आपका कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने का। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, करिए नोट। तो बच्चों हमने आप लोगों के सामने 3 एप्लीकेशन तो डिस्कस कर दी, अब एक 4th एप्लीकेशन है और लास्ट एप्लीकेशन है, उसे भी देख लेते हैं एक बार और देखते हैं कि वो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे और जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछा है उसे आप लोग कैसे पता लगाओगे। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि एप्लीकेशन नंबर 4th है, एक वर्ड आता है पॉसिबल। पॉसिबल मतलब कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं फिजिबल, फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल। और उसी को साइंस की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ये आपने वर्ड पहले सुने होंगे। तो अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है और स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो इस चीज़ का पता लगाना हो तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो पॉसिबल और फिजिबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी फाइंड, कैन बी फाइंड। तो इस चीज का पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू या डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब पॉसिबल और पॉसिबल का मतलब फिजिबल, इनका सबका मतलब एक ही है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल और नॉट फिजिबल, ठीक है। और लास्ट है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए 0 तो कह सकते हैं रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब इसका कनेक्शन, इन तीनों का कनेक्शन हम लोग किससे करेंगे, आपको पता है, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। और अगर इस इक्वेशन में हम लोग, अगर इक्वेशन में हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करें, ई सेल की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं पॉजिटिव, क्योंकि ई सेल और ई नोट सेल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव।
और अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर ई सेल की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो। मतलब ये वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ई सेल पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, ई सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इस केस में रिएक्शन कैसी होगी, पॉसिबल और फिजिबल और स्पॉन्टेनियस। मतलब पोटेंशियल के बेस पर जो ई सेल है, ईएमएफ हो, वो देखकर ये बता सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है। और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, तो नॉट पॉसिबल, नॉन फिजिबल। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। और ये ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो पर एट इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो हम लोग अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में नोट करेंगे। ये नस्ट इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 में जो समझाया है, इसे आप लोग कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीटली समझेंगे। ठीक है, करिए नोट आप लोग वीडियो स्टॉप करके। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, क्योंकि हमारा जो मेजर टॉपिक है नस्ट इक्वेशन का वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें यहाँ पर सबसे पहले नस्ट इक्वेशन का जो पूरा टॉपिक है, इसे एक बार पूरे को समराइज़ करके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको समझाने हैं, उन्हें समझा के, और जितने भी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ कुछ क्वेश्चन नीट में आए हुए, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए और जेई में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा आज का कि आप लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर, इन दोनों लेक्चर को पहले बार बार वॉच करके, देख कर, समझ कर, अच्छे से इन्हें नोट कर लेंगे, समझ लेंगे आप लोग, और पूरे लेक्चर को अच्छे से, दोनों लेक्चर्स को कनेक्ट करके ये नस्ट इक्वेशन का पूरा टॉपिक आप लोग इसे अच्छे से अपने नोट्स में अच्छे से इन्हें बना लेंगे। और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर बोर्ड का हो, नीट का हो, चाहे वो आपका जेई का हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हम लोग स्किप नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि कम से कम ये टॉपिक आप लोग 2-3 बार देखें, फिर उसे बार बार लिख कर देखें, समझें, तब जाकर आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक आसान भी नहीं है इतना, ठीक है, और डिफ़िकल्ट भी नहीं है इतना। ठीक है, आसान भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इसे एक बार देखकर ही छोड़ देंगे, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो शायद आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए खैर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।